11th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर चल रहा था, व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। टॉपिक हमारा है आदर्श संग्रहालय या माल गोदाम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टोरेज एंड वेयर हाउस। देखें, गोदाम जो है एक आदर्श मतलब अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे माल गोदाम में क्या विशेषताएं होंगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट हमने किए थे इसके 6 पॉइंट। 7 पॉइंट पर आते हैं। 7 पॉइंट हमारा है उचित नियंत्रण या प्रॉपर कंट्रोल। माल गोदाम का उचित नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी है। उचित नियंत्रण का मतलब यहाँ पर ये है कि कैसे उस सामान को निकाला है, कितना निकाला है, कितना उसमें आया है, उसका सारे का हिसाब किताब करना। दवाइयाँ प्रॉपरली उसमें छिड़की जा रही हैं कि नहीं, ये देखना कहीं से कोई कीड़े मकोड़े का प्रवेश तो नहीं हो रहा है इत्यादि, सामान कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है इत्यादि, ये सारा चेक करना है। तो इस सभी काम के लिए एक अच्छे प्रबंधक या मैनेजर, योग्य प्रबंधक और अनुभवी व्यक्ति, मैनेजर जो है उसका काफ़ी योग्य एक्सपीरियंस्ड हो और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी अनुभवी होने चाहिए। कार्य करने का उनको एक्सपीरियंस हो कि कैसे काम किया जाता है। 8वां पॉइंट है पर्याप्त स्थान या सफिशेंट स्पेस इसमें होना चाहिए। माल रखने के लिए काफ़ी जगह यहाँ पर होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है उसके अंदर स्टोर किया जा सके, रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। 9वां पॉइंट है सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी। माल गोदाम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि माल जो है वो सुरक्षित रहे। कुछ व्यापारी जो है माल गिरवी रख कर ऋण भी लेते हैं, तो ये सुविधा भी उसमें हो जानी चाहिए कि जमानत के तौर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी मिले। फिर किसी व्यापारी ने सामान उसको माल गोदाम में रखा हुआ है, तो जब भी व्यापारी सामान रखता है हमारे गोदाम में, तो उसके बदले में हम उसको एक रसीद या प्रूफ के तौर पर रसीद देते हैं कि आपका ये सामान हमारे पास है। तो अगर किसी व्यापारी ने उधार लेना है तो वो रसीद जो है बैंक इत्यादि को दे देगा कि मेरी जगह आप ये सामान निकाल के बेच लेना, यदि मैं आपके उधार का पैसा नहीं दूंगा तो ये भी एक सिक्योरिटी या जमानत हो जाती है और इसके आधार पर भी बैंक उधार या ऋण दे देते हैं। अगला है उपयुक्तता या फिर सूटेबिलिटी। एक अच्छे गोदाम तकनीकी दृष्टि से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के भंडारण करने में सक्षम होना चाहिए। टेक्निकली उसमें ये सारी सुविधाएं हों कि हर प्रकार की वस्तुओं या ज़्यादातर प्रकार की वस्तुओं को उसमें स्टोर किया जा सके। साथ ही उसमें तुरंत माल की स्पुर्दगी और दोबारा माल की पैकिंग करने की सुविधा भी हो। यदि उसमें से सामान निकालना है तो तुरंत हम उसमें से सामान निकाल के दे सकें और दोबारा माल पैक करना की सुविधा भी उसमें हो सके कि वहीं पर ही सामान दोबारा पैक किया जा सके। अगला टॉपिक है माल गोदाम के कार्य या फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। क्या कार्य होता है? तो पहला तो स्टोरेज या संग्रह का ही है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब तक कि उनकी आवश्यकता ना पड़े एक ही स्थान पर हम उसको इकट्ठा करके रखें, योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको सुरक्षित रखें। दुर्घटना व अन्य जोखिमों से सामान उसमें सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पूर्ति का संतुलन या इक्विलिब्रियम इन सप्लाईज। इसका मतलब ये हुआ गोदाम में गुड्स तब तक स्टोर की जाती हैं जब तक कि उनकी पूर्ति अधिक होती है। ठीक है, जब सामान बहुत ज़्यादा बन गया तो उसके बाद उस सामान को हम गोदाम में सुरक्षित रखेंगे और इस सामान को हम तभी निकालेंगे जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम गोदाम में से निकाल के उसकी मांग को पूरा करते हैं। जिन वस्तुओं का मौसमी उत्पादन किया जाता है और मौसमी उपभोग होता है, उन वस्तुओं के व्यापारियों के लिए ये माल गोदाम की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मौसमी उत्पादन मतलब एक मौसम में उत्पादन। मान लो कोई फसल है जो कि केवल जनवरी फरवरी में ही पैदा हुई, अब जनवरी फरवरी में जो पैदा होगी उसके बाद सारा साल नहीं होगी, तो सारा साल उसकी डिमांड तो होगी, आवश्यकता तो लोगों को पड़ेगी। तो जैसे ही वो पैदा होगी हम लेंगे और गोदाम में सुरक्षित रख लेंगे और जब भी पूरा साल आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से निकाल के हम देंगे। और ऐसे ही मौसमी उपभोग का मतलब है जैसे गर्म कपड़े, सर्दियों में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उत्पादन तो सारा साल होता है, तो सामान बना बना कर हम गोदाम में स्टोर करते हैं। तीसरा है वित्त प्रबंध या फाइनेंसिंग। व्यापारी को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो गोदाम में माल रखा होता है, उसकी रसीद उसके पास होती है,
वो रसीद वो बैंक को देकर उससे लोन ले सकता है। अगला है उपयोगिता का सृजन या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। गोदाम में समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, ये सभी गोदाम के द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। ये सभी के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। वस्तु जो बनाई जाती है, जैसे हमने सेब खरीदे किसी बाग से, तो उस समय सेबों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत गंदे से होते हैं, धूल मिट्टी उन पर काफ़ी पड़ी होती है। पेड़ से उसको तोड़ा गया तो टहनी या पत्ते इत्यादि भी साथ में होते हैं। तो वहाँ पर हम जब ले जाते हैं गोदाम में, उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं, स्टिकर वगैरह लगाते हैं, बहुत अच्छे से डब्बे में पैक करते हैं, तो उसका रूप जो है वो बढ़ जाता है, देखने योग्य हो जाता है। समय उपयोगिता का मतलब जब बहुत ज़्यादा सेब हुए तब तो उसकी डिमांड नहीं हुई, तो साल भर उसकी डिमांड होती है। तो जब डिमांड होती है साल भर, जब वो पैदा नहीं हो रहा उस टाइम पर भी हम वो चीज़ उपलब्ध करवा दें, समय उपयोगिता हो गई। पाँचों पॉइंट है श्रेणी व प्रमापीकरण, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। श्रेणी का मतलब होता है अलग अलग श्रेणियों में बांटना। प्रमापीकरण मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार वस्तुओं को रखना। कहने का मतलब है वस्तुएं, जैसे एग्जांपल अभी हमने सेब का ही लिया, ये सेब जब भाग से तोड़े जाते हैं तो इकट्ठे खूब सारे तोड़े गए, ट्रक में भरे और ले गए। अब गोदाम में जाकर हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग छांटेंगे। जो सबसे बढ़िया है उसको ए ग्रेड में रखा, उससे छोटा जो थोड़ा ख़राब है बी में रखा, उससे थोड़ा और ख़राब और छोटा सी में रखा, ऐसे सबसे घटिया हमने डी या ई में रख दिया। तो कहने का मतलब अब हम क्या करेंगे, उन सभी को अलग अलग कर दिया, अलग अलग ढेर लगा दिए। अब जो बड़ा वाला सबसे बढ़िया वाला था उसको हमने ए बोला, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी। ये क्या हुआ, हमने श्रेणियों में बांटा। ये सारा काम कहाँ पर किया जाता है, गोदाम में ही किया जाता है, और पैक भी वैसे ही किया जाता है। 6 पॉइंट है शीघ्र नाशवान माल का संग्रह, स्टोरेज ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स या शीघ्र नाशवान वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध से बनी चीज़ें हो गई, खाने पीने की चीज़ें हो गई इत्यादि। तो ऐसी वस्तुओं को हम कोल्ड स्टोरेज, ऐसे गोदाम में रखते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर या तापमान बहुत कम होता है, बहुत ठंडे होते हैं यहाँ पर। तो ठंड में जैसे कि हम लोग घरों में फ्रिज में सामान रखते हैं, वैसे ही ये गोदाम होते हैं। तो ठंड में चीज़ जो है बहुत देरी से ख़राब होती है। अगला दिया गया पैकिंग में सहायता। ये जैसे हम लोग का अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सेब खरीद के ले आए, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा, उसके बाद अब अलग अलग डब्बों में उसको पैक करना है। तो पैकिंग का काम भी हम गोदाम में रखे हुए कर सकते हैं। ऑटोमेट है माल की सुरक्षा या सेफ्टी ऑफ द गुड्स। वस्तुएं यहाँ पर सुरक्षित रखती हैं जब तक कि उन्हें निकाला न जाए और उपयोग न किया जाए। नियमित उपलब्धता, रेगुलर सप्लाई। नियमित उपलब्धता का मतलब है सारा साल जब भी हमारे को वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो हम गोदाम से तुरंत उसकी पूर्ति कर सकते हैं। वस्तुएं हमारे को पूरा वर्ष उपलब्ध हो पाती हैं गोदाम के कारण। 10th पॉइंट है अन्य या फिर अदर्स। फुटकर व्यापारियों का गोदाम कई बार शोरूम का भी कार्य करता है। गोदाम में हमने सामान रखा है, काफ़ी सजा कर रखा है, अगर दुकान में जगह नहीं है तो कई बार जैसे ग्राहक आया, हम उसको गोदाम में भेज देते हैं कि जाओ वहाँ पर आप देख लो, वहाँ पर पहले सामान रखा हुआ है सजा करके। तो ये कई बार शोरूम का भी काम करते हैं। और अगला इसमें एक और एग्जांपल बाउंड्रीड वेयर हाउसेज या बंधक भंडार गृह का है। बहुत डिटेल में हम इसी वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं। अगला हमारे को दिया गया टॉपिक माल गोदाम के प्रकार या टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। कितने प्रकार का ये गोदाम होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक माल गोदाम या फिर पब्लिक वेयर हाउसेस। ये काफ़ी बड़े गोदाम होते हैं, इन पर किसी कंपनी या फिर सरकार द्वारा प्रबंध किया जाता है। मतलब कोई कंपनी इनको चलाती है, कंट्रोल करती है, या सरकार इनको चलाती है। यदि ये निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं तो इनकी फ़ीस जो है सरकार निश्चित करती है कि आप इतनी ही फ़ीस लेंगे सामान को रखने के बदले में, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये जो पब्लिक वेयर हाउसेज या सार्वजनिक माल गोदाम होते हैं, सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। विशेष प्रकार के माल गोदाम, जो विशेष प्रकार की वस्तु, जैसे हमने पढ़ा कि खास प्रकार की वस्तुओं के लिए पूरा व्यवस्था इसमें होती है। अगला है साधारण वस्तुओं के माल गोदाम, जो मर्जी सामान इनमें रखा जा सकता है। और थर्ड है शीत भंडार के माल गोदाम, मतलब कोल्ड स्टोरेज, जिसमें कि ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं जिनमें कि जो कि जल्दी ख़राब होने वाली होती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सार्वजनिक माल गोदाम की उपयुक्तता या सूटेबिलिटी।
कौन सी वस्तुओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया, जब माल मूल्य में वृद्धि की संभावना से बड़े उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए। द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद एन एक्सेम्पशन ऑफ द हाई प्राइसेस इन द फ्यूचर। हमने ये सोचा कि शायद भविष्य, हमें लगा कि शायद भविष्य में वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए हमने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और उत्पादन करके उसको गोदाम में रख लिया कि जब ये वस्तु की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी हम उसे बेचेंगे। तो बड़े पैमाने पर हमने वस्तु बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि मूल्य बढ़ने की संभावना हमको लगी, तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, जब निर्माता के पास संग्रह के लिए अपना पर्याप्त स्थान ना हो, निर्माता प्रोड्यूसर जो वस्तु बना रहा है उसके पास अपने जगह नहीं है सामान को स्टोर करने की, तो वो पब्लिक वेयर हाउसेज में अपने सामान को स्टोर कर सकता है। व्हेन द प्रोड्यूसर हैव नो सफिशिएंट प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ इट्स गुड्स। थर्ड पॉइंट है, जब तुरंत संग्रह करने के लिए स्थान की आवश्यकता हो, तुरंत संग्रहित करने के लिए स्थान की आवश्यकता हो, द प्लेस टू स्टोर गुड्स इज़ रिक्वायर्ड इमीडिएटली। तुरंत हमें वस्तुएं जो है किसी कारण से संग्रह करनी पड़ गई, स्टोर करनी पड़ गई, तो तुरंत तो हम गोदाम बना नहीं सकते, इसलिए किराया दे के इस पब्लिक वेयर हाउस में ही चीज़ें हम रख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, जब माल गोदाम की रसीद पर बैंक से ऋण लेना है। व्हेन द लोन इज़ टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द गोडाउन रिसिप्ट। हमारे को पैसा चाहिए उधार, तो हम क्या करते हैं, गोदाम में सामान रखते हैं, उसकी रसीद लेते हैं और बैंक से उधार ले लेते हैं। अगला है, जब उत्पादनकर्ता मौसमी वस्तु का उत्पादक हो, जैसे कि चीनी। व्हेन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द सीजनेबल गुड्स, फॉर एग्जांपल शुगर। उत्पादनकर्ता जो है मौसमी वस्तु बनाते, एक विशेष मौसम में गन्ना पैदा हुआ, हमने उससे चीनी बनाई और चीनी बना करके उसे स्टोर कर लिया, क्योंकि पूरा साल गन्ना पैदा नहीं होगा, इसी बहुत बड़ी मात्रा में हमने सामान बनाकर उसे स्टोर कर लिया। अब ये स्टोर करने के लिए भी गोदाम चाहिए हमारे को। अगला है, जब वर्ष में कुछ समय के लिए ही माल स्टोर करना पड़ता हो तो उसे किराए पर लेना ही सही है। When we need go down for a very less time in a year, then it's better to keep the goods in the go down on rent। कहने का मतलब है कि साल भर हमें गोदाम नहीं चाहिए, बस थोड़े टाइम के लिए ही चाहिए। तो थोड़े टाइम के लिए गोदाम बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो उतने टाइम के लिए किराए पे ही उसको लेके हम सामान उसमें सुरक्षित रख लेते हैं। अगला है, मांग में अचानक से कमी आ जाना। बहुत ज़्यादा डिमांड वस्तु की थी, हमने बहुत ज़्यादा बनाई, अचानक से वस्तु की डिमांड कम हो गई मतलब वस्तु बिकना बंद हो गई, वस्तु नहीं बिकी तो हमारे पास वस्तु पड़ी रह गई। वो जो वस्तु अचानक से पड़ी रह गई तो उसका पहले से अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो गोदाम हम बनाते। तब हम क्या करेंगे, सीधा ही जाओ इस पब्लिक वेयर हाउस में जाकर सामान अपना रख लो। अब आता है दूसरे प्रकार का गोदाम, जिसे हम कहते हैं निजी माल गोदाम, जिसको हम प्राइवेट वेयर हाउसेस कहते हैं। ये निजी माल गोदाम या प्राइवेट वेयर हाउसेस क्या होता है, बड़े बड़े उत्पादक या बड़े बड़े निर्माता, बहुत बड़े थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ये अपने अपने गोदाम बनाते हैं, खुद अपना गोदाम बनाते हैं, अपना सामान उसमें ही सुरक्षित रखते हैं। किसी और को सामान रखने की सुविधा यहाँ पर नहीं होती, अपने लिए पर्सनल उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। इनको किराया नहीं देना पड़ता, बहुत बड़े पैमाने पर इनका काम है, इसलिए उन्होंने बनाया हुआ है। सामान्य ऐसे जो गोदाम होते हैं वो बड़े नगरों में होते हैं, या फिर बंदरगाह या सी पोर्ट्स पर इनको बनाया जाता है, उनके पास बनाया जाता है, ताकि जैसे ही जहाज़ से सामान उतरे वहाँ पर स्टोर कर लें और जैसे ही वहाँ से जाए उसे निकाला जा सके। तो अब अगला टॉपिक हम जो करने वाले हैं वो है निजी माल गोदाम और सार्वजनिक माल गोदाम में अंतर। प्राइवेट वेयर हाउसेज और पब्लिक वेयर हाउसेज में क्या डिफरेंस है, लेकिन टेबल बनाकर दिया गया। पहला है उपयुक्तता, सूटेबिलिटी। तो निजी माल गोदाम या प्राइवेट वेयर हाउसेज बड़े और धनी व्यापारी जो बड़ी मात्रा में पूंजी लगा सकते हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है। निजी मतलब प्राइवेट, केवल हमने अपना ही बनाया और किसी का सामान हम उसमें नहीं रखेंगे। तो ऐसे गोदाम जो है वो बड़े बड़े व्यापारी बड़े व्यापारी इसको बनाते हैं, जो कि खूब पैसा लगा सकते हैं माल गोदाम बनाने में। बिग बिजनेसमैन हु कैन इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैपिटल may only use the private warehouses। सार्वजनिक भंडार गृह या पब्लिक वेयर हाउसेज में देखें तो छोटे व्यापारी तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता कि वो खुद का गोदाम बना सके, इसी वो किराया देकर पब्लिक वेयर हाउसेज में ही सामान रख लेते हैं। स्मॉल बिजनेस मैन हु कांट इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल may take the advantages of पब्लिक वेयर हाउसेस। सेकेंड है संचालन लागत या फिर ऑपरेशन कॉस्ट। संचालन लागत मतलब इसको चलाने का खर्चा, ठीक है।
तो इसकी संचालन की लागत अधिक आती है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ हाई। जो निजी गोदाम बनाए जाते हैं इसको चलाने का खर्चा ज़्यादा आता है। कारण क्योंकि चाहे गोदाम खाली ही क्यों ना रहे, हम किसी और का सामान इसमें नहीं रखते। किराया तो हमें बढ़ता ही रहेगा, या खर्चा तो हमारा बढ़ता रहेगा। मशीनें हमने लगाई हैं, कर्मचारी यहाँ पर हमने रखे हुए हैं, बिजली इत्यादि का खर्चा आ रहा है इत्यादि। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट भी तो हमें देना पड़ रहा है, उसका खर्चा ज़्यादा आता है। जब सार्वजनिक गोदाम की बात करते हैं तो यहाँ पर खर्चा आता तो है, पर तुलनात्मक रूप में कम होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। किसकी तुलना में? निजी माल गोदाम की तुलना में। खर्चा क्यों कम आता है यहाँ पर इसको चलाने का? क्योंकि जितना हमारा खर्चा आ रहा है तो हम यहाँ पर बाकी लोग जिन्होंने उसमें सामान रखा हुआ है, अपना स्टोर किया हुआ है, उनसे किराया भी तो ले रहे हैं। मतलब कुछ खर्चा हमने सहन किया, कुछ लोगों ने किराया देकर हमारे खर्चे को सहन कर लिया, तो यहाँ पर हमारा खर्चा कुछ कम आता है। अगला है जोखिम उठाना या रिस्क बियरिंग। जो ये निजी माल गोदाम होते हैं, इनमें माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने मालिक की होती है। भाई हमने अपनी गोदाम में सामान रखा है, नुकसान हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन? हम खुद, क्योंकि हमारा ही तो गोदाम है। तो रिस्क ऑफ लॉस टू द गुड्स इज ऑफ ओनर। जबकि सार्वजनिक भंडार गृह की हम बात करें, सुरक्षा की जिम्मेवारी गोदाम वालों की होती है। रिस्क इज ऑफ द ओनर ऑफ द गोडाउन और द केयर टेकर। जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस गोदाम में माल को रखने का, निकालने का, वही उस रिस्क को उठाएगा। चौथा पॉइंट हमारा है भंडारण की लागत या कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। भंडारण की लागत मतलब कितना खर्चा हमारा आ रहा है उसकी लागत। तो ये अनुमान के आधार पर लगाते हैं, कितना की सामान है तो शायद इतना खर्चा आ गया होगा, इट्स एस्टिमेटेड। सार्वजनिक भंडार गृह की बात करें, पब्लिक वेयर हाउस की बात करें, भंडार गृह की जो लागत होती है इसका निर्धारण आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम किराया उसी के आधार पर उससे लेते हैं लोगों से। तो कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग में भी इवैल्यूएटेड इजीली। पाँचों पॉइंट है ऋण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ लोन। तो माल पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्राइवेट गोदाम में नहीं होती। मैंने अपनी दुकान में सामान रखा है और मैं बैंक के पास जाऊँ मुझे उधार दे दो, वो नहीं देगा। नो फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन द गुड्स स्टोर्ड इन द प्राइवेट वेयर हाउसेस। जबकि सार्वजनिक भंडार गृह की बात करें, इसमें ऋण की सुविधा होती है, अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट बेसिस। हमने जो गोदाम सार्वजनिक माल गोदाम में रखा उसकी रसीद हम बैंक को दे देंगे तो बैंक हमारे को उसके बदले में उधार जो है वो दे देता है। अगला हमारा टॉपिक है तीसरा, सरकारी माल गोदाम या गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। अब सरकारी माल गोदाम क्या होते हैं? ये वो माल गोदाम होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना या तो केंद्रीय सरकार करती है, या राज्य सरकार करती है, या नगर निगम इत्यादि करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि सरकार द्वारा अपना निजी सामान जो है इसमें रखा जा सके। एग्जाम्पल इसका है भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। चौथा पॉइंट है कोठे एवं खतियाँ। ये क्या होते हैं? गांव में अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए मिट्टी से कुछ एक बनाए जाते हैं कंटेनर्स। तो उसमें जो है वो अनाज को थोड़ा टाइम स्टोर करते थे, सुरक्षित रखते थे, उसको बंद कर देते हैं ताकि कीड़े वगैरह, हवा पानी इत्यादि से अनाज जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये गोदाम की सबसे प्राचीनतम विधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के संग्रह के लिए इसको बनाया जाता है। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर है, बहुत कम है। पांचवा पॉइंट है हमारा शीत संग्रहालय, कोल्ड स्टोरेज। हमने पढ़ा शीघ्र नाशवान वस्तुएं जो होती हैं, पेरिशेबल गुड्स जिनको बोलते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको जो है वो बनाया जाता है। जैसे हो गई फल हो गए, सब्जियां हो गई, आलू संतरा इत्यादि हो गए, जिनका कि वर्ष भर उपलब्ध होना आवश्यक होता है, उनको इसमें स्टोर किया जाता है। 6 पॉइंट हमारा है रेलवे माल गोदाम या रेलवे गोदाम्स। रेलवे माल गोदाम क्या होते हैं? जैसे कि किसी व्यापारी ने सामान भेजा, जब सामान रेलगाड़ी से वहाँ पर पहुँचा तो तुरंत व्यापारी तो आ नहीं जाता है, उसको आने में कुछ समय लगता है। तो जब तक व्यापारी नहीं आएगा तब तक जिम्मेवारी रेलवे अथॉरिटीज़ की होती है कि जब तक व्यापारी ना आए तब तक उसके सामान को सुरक्षित रखा जाए। तो रेलवे वालों ने अपने गोदाम बनाए होते हैं, तो वो उस गोदाम में सामान को रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इसे रेलवे माल गोदाम कहते हैं। अगला है बैंकों के संग्रहालय या बैंक वेयर हाउसेज और द लॉकर्स। देखो बैंकों में जो गोदाम की बात हम करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, कई बार ऐसा होता है कि बैंक के पास कोई ग्राहक आता है उधार लेने के लिए, तो बैंक उसको बोलता है कोई कीमती चीज़ जो है वो हमारे पास गिरवी रखो। तो ग्राहक ने जो चीज़ गिरवी रखी है अपनी, तो बैंक उस चीज़ को अगर ग्राहक उधार का पैसा लौटा देता है हमारे को, तो बैंक क्या करेगा?
वो चीज़ हमारे को जैसे ही बैंक को उधार का पैसा मिल गया, बैंक को वो सामान वापस ग्राहक को लौटाना पड़ेगा कि ये आपका पैसा आ चुका है, ये अपनी चीज़ वापस ले लो। तो जब तक उसका पैसा नहीं आता है तो बैंक को वो चीज़ सुरक्षित रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसकी जिम्मेवारी है, उसके पास चीज़ सुरक्षित रखने के लिए दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैंक की। ठीक है, तो तब तक वो अपने गोदाम में उसको रखेगा ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। और दूसरा क्या होता है, बैंक में लॉकर फैसिलिटी होती है कि हम अपने पैसे, अपने ज़रूरी गहने, ज़रूरी कीमती सामान उसमें सुरक्षित रखते हैं और बैंक उसके बदले में हमसे किराया लेता है। आठवां पॉइंट है महसूली माल गोदाम या बॉन्डेड वेयर हाउस। बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वो गोदाम होते हैं जैसे कि विदेशों से सामान हमारे देश में आता है तो उस समय हमें देश की सीमा पर आयात कर या कस्टम ड्यूटी सरकार को देनी होती है। और कई बार क्या होता है, सामान आ गया पर हमारे पास सरकार को टैक्स देने के लिए नहीं है, कस्टम ड्यूटी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एक अधिकारी होता है जिसके पास एक एप्लीकेशन देते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है टैक्स देने का, आप ऐसा कीजिए, मेरे सामान को बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर कर लीजिए, इन गोदामों में स्टोर कर लीजिए, और जब मैं टैक्स दे दूंगा तो आप मेरे सामान को दे देना। तो तब तक सामान ख़राब ना हो जाए तो बॉन्डेड वेयर हाउस में हम इसको स्टोर करते हैं। इन गोदामों के मालिक या कस्टम अधिकारी दोनों मिलकर के इसको चलाते हैं। इसमें सुविधा ये होती है कि जैसे जैसे हम टैक्स देते रहते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सामान हम निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा टैक्स का बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ता। दूसरी बात इसमें ये होती है कि कई बार हम टैक्स देके अपने देश में सामान लाते ही नहीं, बल्कि वहीं से सामान दूसरे देश को भेज भी देते हैं। अगला हमारे को दिया गया महसूली माल गोदाम का उद्देश्य ये महत्व, सिग्निफिकेंस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉन्डेड वेयर हाउसेस। क्या उद्देश्य होता है इसका, क्यों बनाए जाते हैं। पहला दिया गया सीमा शुल्क भुगतान में सुविधा, फैसिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता चलेगा हम थोड़ा थोड़ा सीमा शुल्क देते चलेंगे और सामान निकालते चलेंगे, इकट्ठा देने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है आयात कर का भुगतान, ये बिना माल की बिक्री संभव, पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल इवन बिफोर द पेमेंट ऑफ कस्टम्स। जब हमने गोदाम में सामान को रखा तो उन्होंने हमारे को रसीद दे दी, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, मतलब हमने वहीं से गोदाम में पड़ा पड़ा ही सामान बेच दिया, और अब जिस ग्राहक को हमने सामान बेचा है उसको हम क्या करेंगे, रसीद दे देंगे कि भाई मेरी जगह आप ये सामान ले सकते हो। अब उसका मालिक वहीं से वो हो गया और हमने ज़्यादा कस्टम ड्यूटी भी पे नहीं की, उससे हमारा कस्टम ड्यूटी का खर्चा बच गया। तीसरा पॉइंट है माल को पुनः निर्यात करने के लिए सीमा शुल्क में छूट, एग्जेम्पशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ द एंट्री पोर्ट ट्रेड। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जैसे किसी देश से हमने सामान मंगवाया, हम ग्राहक ढूंढते रहे, किसी और देश में ग्राहक मिल गया जो हमें ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो ये सामान हमने बंदरगाह पे रखा हुआ था बॉन्डेड वेयर हाउस में, दूसरे देश को भिजवाना है तो हम वहीं से ही, हम देश में नहीं लाए बल्कि बंदरगाह से ही, बॉन्डेड वेयर हाउस से ही दूसरे देश को सामान भेज दिया। तो थोड़ा सा ही टैक्स देकर हम सामान बेच सकते हैं और हमारा टैक्स का खर्चा बच जाता है। चौथा है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द फॉरेन ट्रेड। आयात कर तुरंत यदि हम भुगतान नहीं कर पाते तो अपनी शक्ति से अधिक सामान हम आयात कर सकते हैं। सामान हमने इकट्ठा खरीद लिया, आयात कर हम धीरे धीरे बाद में देते रहेंगे। और पाँचवा पॉइंट है ऋण लेने में सुविधा या बोरिंग फैसिलिटी। इस रिसिप्ट को भी जमानत के आधार पर हम बैंक को दे सकते हैं और वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।